हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो 6 प्रिंसिपल्स रहते थे उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 6 प्रिंसिपल्स को किया था। तो उसमें कौन कौन से हमने किए थे? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन्स, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस एंड सबॉर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बाय फ्योल के द्वारा दिया गया है, दैट इज द रेम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। अब रेम्यूनरेशंस आपको पता है कि उनकी जो है एम्प्लॉयज की सैलरी या उनका जो वेतन या उनकी जो वेजेस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू गिव फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज सो दैट द एम्प्लॉयज एंड ओनर्स फाइंड इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर जो इस फ्यूल के अकॉर्डिंग जो है कि मैनेजमेंट को जो है यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस एंड जस्टिस वेजेस जो है देनी चाहिए, सो दैट ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और जो ऑनर्स हैं उनमें जो है इक्वल सेटिस्फैक्शन बनी रहे। उनको जो वेजेस है उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार जो है स्टूडेंट्स जो कि रेम्यूनरेशंस है, अगर आप एम्प्लॉयज़ को उसके काम के अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है रेम्यूनरेशन देते हैं, तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ आपका मोटिवेट होता है और वो जो है अपना बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल के अचीव करने के लिए। अब जो वेजेस शुड बी डिटरमाइंड, आप वेजेस को किस तरीके नाल डिटरमाइन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि इतनी वेजेस देनी चाहिए कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रहे, यानी कि उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान उनको मिले, तो इतनी तो मिनिमम उसका वेज रेट होना चाहिए। प्रिवेलिंग वेज रेट जो प्रिवेलिंग है, जो पहले से वेज रेट है उसका वो देखना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी आपको ध्यान में रख के उनका वेज रेट जो है, उनका रेम्यूनरेशन ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको जो है एक एम्प्लॉय को उसके जो है काम के अकॉर्डिंग, उसके जो है एक्सपर्टाइजेशंस के अकॉर्डिंग, उसके जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड उसका जो है टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो है वेजेस देना चाहिए, और आप साथ में उसको बोनस वगैरह या एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर सकते हैं। नंबर 4 वर्क जॉब्स असाइंड, यानी कि उसको जो काम सौंपा गया, जो भी उसको जॉब सौंपा गया उसको ध्यान में रख के भी उसकी वेजेस ध्यान में रखना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एट द लास्ट जो है कम से कम जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक्ट जो है उसमें जो है एक एम्प्लॉय की जो सैलरी डिटरमाइन करी, निश्चित करी, वो तो कम से कम उसे देनी ही चाहिए। जैसे कि आजकल जो है वेज रेट, जैसे कि आपका जो है जो टीचर्स का है 10,500 के करीब है मिनिमम बेसिक, जो उसको देना ही आपको चाहिए। तो अब नंबर 8 है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स की आपके एक ही टॉप लेवल के पास सारी अथॉरिटीज़ होना, और डिसेंट्रलाइजेशन से होता है कि आपने अपने पावर्स को, अथॉरिटीज़ को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, यानी कि जो भी आपकी अथॉरिटीज़ है, जो भी आपके अधिकार हैं वो टॉप लेवल के पास निश्चित हैं, उसके पास ही जो है वो ही अपने उन अधिकारों का यूज करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पोजेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यहाँ पे जो टॉप लेवल ही जो है किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन खुद लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में वो जो है अथॉरिटी टू ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के सभी लेवल्स को डिसीजंस लेने की अथॉरिटी देता है, यानी कि टॉप लेवल, मिड लेवल या फिर लोअर लेवल। अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यहाँ तक कि कहता है कि अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। एक कंपनी ना तो टोटली
जो है हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं कि एक ही आप जो टॉप मैनेजमेंट बैठा है वो ही डिसीजन लेगा और उसके बाद जो वर्कर्स काम करेंगे वो कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, तो वहाँ पर जो है ये फेयर नहीं होगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकता है कि आप जो है किसी भी सभी वर्कर्स को जो है ये अथॉरिटी दे दें कि कोई भी कभी भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होएगा, कोई भी फेयर डिसीजन आपका प्रॉपर नहीं लिया जाएगा, सब अपनी मनमानी करेंगे, तो ये भी प्रॉपर नहीं हो सकता। बट देयर मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और कहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल एक डायग्राम के थ्रू बताया है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो है एक आपके पास किसके पास है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, जिसने जो डिसीजन पावर है वो इसके पास है और वो सभी डिसीजंस जो है इन सभी जो वर्कर्स को है उसके डिसीजन का पालना करनी पड़ती है। डिसेंट्रलाइजेशंस में जो है इसने अपनी अथॉरिटी इस टॉप को भी दी हो, टॉप ने मिडिल को भी दी हुई है और मिडिल को लोअर को भी दी हुई है, या टॉप से मिडिल भी डायरेक्ट या लोअर भी अपना ले सकता है। डिसीजन ग्रांटेड लीव टू एम्प्लॉय अथॉरिटी टू रिक्रूट न्यू एम्प्लॉय, इनको ये अथॉरिटी होती है कि वो नए एम्प्लॉयज़ की जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और जैसे कि उनको जो है जो भी अथॉरिटी डेलीगेटेड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन टेकन लाइक डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल। अब जो सेंट्रलाइजेशंस है, सेंट्रलाइजेशन में जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज एंड डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन जो है कौन करता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उसको डिसाइड करता है। अब उन टॉप जो ऑब्जेक्टिव्स को और पॉलिसीज़ को कौन जो है किसके ऊपर अप्लाई होती हैं, लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। वो जो है अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस गोल को अचीव करने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास जो है नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट फ्यूल, स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। स्केलर चेन का मतलब है कि आपकी जो पावर ऑफ अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटी या फिर चेन ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर की कैसी चेन है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है कि ए जो है बी को जो है ऑर्डर देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, एफ को देगा। अगर आपने ऐसी ए एल को, एम को, एन को, या अगर एफ वर्कर ने कोई बात ए से पूछनी है या कोई उसको अपनी बात कहनी है तो ई एफ जो है ई को बोलेगा, ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा और सी बी को बोलेगा। सेम थिंग पी ओ को ओ, एन को एन, ऐसे। तो जो है दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको स्ट्रिक्टली जो है मानना पड़ता है। अगर यहाँ पे नहीं मानेंगे तो वहाँ पर जो है आपका डिसिप्लिन जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन कई बार इन द नो स्कीपिंग शुड बी अलाउड। किसी को भी कोई ऐसे नहीं कि एफ जो है डायरेक्ट सी से कहेगा या सी जो है डायरेक्ट ए से कहेगा, कोई भी स्कीपिंग आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपकी एकदम मशीनरी टूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि वो पहले एक एफ को बोलेगा, एफ ई को बोलेगा, ई डी को बोलेगा कि भाई इसका ओ को एक्सीडेंट हो गया, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो इमीडिएट कम्युनिकेट पी या एफ से कर सकता है, इमीडिएट कर सकता है इन द एमरजेंसी टाइम्स। इस टाइम को अगर वो डायरेक्ट जो ये जो आपका गैप पीरियड है इसको आप बोलते हैं गैंग प्लैंक, यानी कि गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप कर सकते हो बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल ऑफ द अथॉरिटी। ये सेम लेवल हो गया आपके पास, ठीक है जी। तो अब गैंग प्लैंक मस्ट बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी ओनली इमरजेंसी के टाइम पर ही जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 10th प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्डर। प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्डर में यानी कि ऑर्डर आपको समझता ही है कि आप जो है किसको किस टाइप से ऑर्डर दे सकते हैं। इट रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेंस एंड मटेरियल दैट इज ए फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द फ्यूल कहता है कि आपने मैन
और मटेरियल दोनों का इस प्रकार से ऑर्डर वे में रखना चाहिए। एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरीथिंग मटेरियल एवरीवन मैन को एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स प्लेस पर रखना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई भी सामान जो है ईजिली मिल सके। अगर आपने किसी पर्सन से मिलना है तो आप ईजिली उस पर्सन को उस प्लेस पर जाके मिल सकें। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे कि आप अपने घर में ले हो, अगर आप किसी भी अपने सामान को प्रॉपर वे से प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखते हैं, अगर आप उसमें से किसी सामान को ढूंढना है तो आपको नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका जो है एनर्जी वेस्ट होएगी, आपका टाइम वेस्ट होएगा। तो अगर आप उसको प्रॉपर वे से प्रॉपर ऑर्डर में सामान को रखते हैं तो वहाँ पर आपका जो है एनर्जी बच जाएगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। फ्यूल एम्फेसिस इन टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, फ्यूल ने दो टाइप्स के ऑर्डर्स को बताया है, एक तो मटेरियल ऑर्डर्स होता है, दूसरा सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर्स आपको पता है प्रॉपर एंड फिक्स्ड प्लेस फॉर वेरियस मटेरियल्स टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि आप जो है जो आपके टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं जो भी मटेरियल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है उसको आपने एक प्रॉपर वे से जो है रखना चाहिए, ताकि आपको ईजिली वो जो है टाइम पर मिल जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तो सोशल ऑर्डर में इट एंश्योर प्रॉपर एंड फिक्स्ड प्लेस कैबिन एटसेट्रा फॉर ईच एम्प्लॉय इन एन ऑर्गन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एम्प्लॉय है उसका प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एक कैबिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक व्यक्ति को कभी कोई काम दे दिया, कभी कोई काम दे दिया, उसको बोल दिया हाँ भाई चल आज तू कैश संभाले, उसके बाद हाँ भाई आज तू जो ऐसे का टीचिंग कर ले, आज तो है वही तू बाहर जाके बाहर का काम कर ले। तो ऐसे में बंदा अगर कोई किसी को मिलने आए, किसी से काम है तो नहीं पता लगेगा। उसको एक प्रॉपर कैबिन दो ताकि वो अपने काम में जो है एक्सपर्ट हो जाए और जो है ऑर्गेनाइजेशन को इसका कोई भी लॉस ना होवे। तो यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर है, चेज है कि आपने ऑर्डरली जो है सारे काम को करना। फॉर एग्जांपल दिस विल हेल्प सेविंग टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग मटेरियल और पर्सन, ये जो है आपके पर्सन्स और मटेरियल को सर्च करने में जो है आपके टाइम और एनर्जी को सेव करता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ कि एग्जाम्पल द हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलॉटेड एन ऑफिस फॉरमैन अ वर्कशॉप, एक जो प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट के हेड को अगर आप अलॉट करते हैं, एक ऑफिस करते हैं, फॉरमैन जो वर्कर्स उसके काम करते हैं, वर्कशॉप जहाँ पे वो काम करता है, मटेरियल करता है, पर्टिकुलर एक टेबल भी देते हैं जहाँ पर बैठ के वो काम करता है। सेम ए बॉक्स ऑफ लूज टूल इज कलेक्टेड फॉर लूज टूल एलोकेटेड, तो यहाँ पर जो इसी प्रकार जो है और उसको आप एक बॉक्स भी देंगे भी, इसमें प्रॉपर आप टूल्स वगैरह जो है सारे रख लो, लूज टूल्स इक्विपमेंट, ताकि अगर आपको कोई काम करना है तो आप उस काम को जो है ईजिली आपको वो टूल्स और जो है इक्विपमेंट आपको ईजिली जो है मिल जाए, आपको इधर उधर जो है उसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब नेक्स्ट जो है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटीज़। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटीज़ में इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉय। यहाँ पर है कि फ्यूल कहते हैं कि हर एक आपने पर्सन्स को एम्प्लॉयज़ को जो है आपने इक्वली काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट, सबको इक्वली ट्रीटमेंट देना है, सबको एक जैसा मानना है। इट मीन सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव्स रूल्स एटसेट्रा, यानी कि सभी के लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी आपके पास डिसिप्लिन है, सब के लिए सेम होना चाहिए इन द सेम वे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर। इसको मतलब कि ये ना हो कि अगर आपके पास जेंडर्स के अकॉर्डिंग या पोजीशंस के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जो है आपके रूल्स रेगुलेशन चेंज हों। अगर वहाँ पे आपके जो है जेंडर्स पोजीशन को लेकर आपके जो रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं तो वहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जेंडर्स जो है या पोजीशन है, क्योंकि सबके लिए जैसे कि दफ्तर में आने का समय जो है वो सभी के लिए सेम है, 9 to 5 का टाइम है। ऐसा ना हो कि ये लेडीज़ है उनके लिए चलो भाई 10 बजे का टाइम है, या जो जेंट्स है उनके लिए 9 बजे का टाइम है, या जो पोजीशन जो आपके जो है अफसर्स हैं वो जो है 10 बजे या 12 बजे आएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं, पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं, सबको इक्विटी देनी चाहिए। इक्विटी का मतलब, बट यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि इक्विटी का मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि सबकी सैलरी समान हो। सैलरी रेम्यूनरेशंस जो है एक एम्प्लॉय के सीनियरिटी, एक उसके जो है एक्सपीरियंस, उसका जो
भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, बट रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सबको इक्विटी जो है होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन एमएनसीज कंपनीज और बिग लेवल जो बहुत बड़े बड़े लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पर वो सक्सेसफुली जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग राष्ट्र से अलग अलग देशों के जो है काम करते हैं, तो वहाँ पर वो सभी को जो है इक्वल ट्रीट देते हैं। आपका जो है 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर्स ऑफ पर्सनल। अब इसका जो मतलब है कि आपने जो है आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपके बिजनेस में वर्कर्स काम करते हैं, ऐसा ना हो कि आप उनको बार बार निकाल दें या हर टाइम न्यू चेंज कर लें कि ये आपके पास जो है प्रॉपर काम नहीं करता, ये नहीं करता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी जो है ऑफ टेन्योर आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ की। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयज़ शुड बी प्रोवाइडेड एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ देयर टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है ये जरूरी है कि एम्प्लॉयज़ को आपने कॉन्टीन्यूटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके जो एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर्स को बढ़ाकर रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग्स ऑफ द जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। जब एक एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करता है, ज्वाइन करता है, तो उसको जो है क्या फीलिंग आनी चाहिए कि अपनी जॉब की सिक्योरिटी की फीलिंग आनी चाहिए। जब तक एक एम्प्लॉय को जॉब की सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आएगी, वो अपना बेस्ट वहाँ पर नहीं दे पाएगा। अगर उसको जो वर्कर को जॉब की सिक्योरिटी की फीलिंग है कि मेरी जॉब सिक्योर है, तो अपना बेस्ट देगा। तो इस करके जो है वहाँ पे अगर वो बेस्ट देगा तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन और फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। आपने जो है अपने वर्कर्स को भी जल्दी जल्दी से टर्मिनेट करना या फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना, यानी कि जैसे कि एक प्रोडक्शन जो सेल डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है, जिसको आपने जो सेल मैनेजर बना दिया, आपने जो इतना वो जो महीने के लिए आपने सेल मैनेजर रखा है, इतना वो सेल मैनेजर का काम सीखेगा। जैसे उसको काम आएगा, आपने उसका जो डिपार्टमेंट चेंज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा दिया। अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर जाएगा तो वहाँ से आपने उसको ट्रांसफ़र करके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में लगा दिया। अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो वो तो ना ही प्रॉपर काम सीख पाएगा, ना ही किसी काम में स्पेशलाइजेशन होंगी, जिससे जो है कंपनी का या बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ 13 इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव प्लान। यानी कि इनिशिएटिव होता है कि मोटिवेट करना, कि उनको भी जो है आपने वर्कर्स को भी जो है अपने प्लान्स में शामिल करना, उनको भी जो डिसीजन लेते समय उनकी राय लेना। तो एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन, उनको भी जो है आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देना कि वो भी जो है आपके प्लान्स को बना सके, प्लान बनाते समय, एग्जीक्यूट करते समय। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉयज़ टू सजेस्ट आइडियाज़, एक्सपीरियंस एंड न्यू मेथड ऑफ वर्क। यानी कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप भी कुछ आइडियाज़ सजेस्ट करो। आपका भी बिजनेस है, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अपना टारगेट है कि नए नए मेथड बताओ कि भाई किस मेथड से आप काम करें, अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपने बाहर भी काम किया है। तो इससे क्या होगा कि उन जो वर्कर्स हैं आपके वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होने से जो है आपके पास उन वर्कर्स का काम अच्छे से चलेगा। जैसे कि एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनिंग ए न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है नए प्रोडक्ट को जो है क्या करता है, बनाता है, डिज़ाइन करता है, तो मैनेजमेंट जो है शुड टेक सजेशंस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़ अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन, शेप, कलर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैनेजमेंट जो है अपने वर्कर से जो है सजेशन, सुझाव ले सकते हैं कि हाँ भाई आप बताओ ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इसका डिज़ाइन कैसे होगा, इसकी शेप कैसे होगी, इसको किस कलर में, इसमें क्वालिटी क्या डालनी, इसकी डिटेल्स क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट है दैट इज द एस्पेक्ट्स डी कॉर्प्स। इसका मतलब है कि उनमें जो एम्प्लॉयज़ में आपने जो है टीम भावना से काम करने की जो है एनकरेज करना। तो दिस मीन्स टीम स्पिरिट, टीम भावना से काम करना, मिलजुल कर काम करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैनेजमेंट मस्ट प्रोमोट एंड एनकरेज टीम स्पिरिट्स यूनिटी, यानी कि इनसे जो है उनकी टीम भावना की एकता बढ़ती है, एंड
हार्मोनी भी उनमें समानता आती है। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशंस और कोऑपरेशन लेकर आता है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं मिलजुल कर काम करते हैं तो वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को ईजिली अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द प्रोडक्शन मैनेजर्स असाइंड टारगेट ऑफ प्रोड्यूस 100 यूनिट्स विद द टीम ऑफ 10 मेंबर्स, एक कंपनी में एक प्रोडक्शन मैनेजर को ये टारगेट दिया गया, असाइन किया गया कि आपने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और आपके पास 10 मेंबर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो ईच मेंबर प्रोड्यूस, तो यहाँ पर जो है मैनेजर डिसीजन लेता है कि हर एक मेंबर को जो है 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो बाई चांस 2 मेंबर जो हैं आपके जो हैं वो बीमार हो जाते हैं और जो वो अपना काम नहीं कर पाते, तो बाकी के जो 8 मेंबर हैं उनको जो है उन 2 मेंबर्स का भी काम ये सोचकर चलना चाहिए कि अगर वो बीमार है तो हम उनका काम भी हम कर देते हैं, हमने अपने टारगेट को अचीव करना है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। यदि वह जो है उसकी उन टारगेट्स को भी पूरा कर देते हैं तो इससे क्या होएगा कि उनमें टीम स्पिरिट्स की भावना से जो है वो काम कर रहे हैं, उनका टारगेट भी अचीव हो जाएगा और जो है उनको मैनेजर्स की तरफ से भी उनको जो है अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर बाई चांस कभी जो है इन जो 8 वर्कर्स हैं या दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको वो कभी बीमार हो जाते हैं या कभी भी जो है वो 2 वर्कर्स जो हैं उनको भी कभी जो है उनके स्थान पर काम कर सकते हैं। इस प्रकार जो है रल मिल के काम करेंगे ताकि वो जो है अपने टारगेट्स को अचीव करें और उनको कभी भी पेनल्टी ना दी जाए। अगर यहाँ पर वो 2 व्यक्ति जो है उनका काम नहीं करते तो मैनेजर उनको पेनल्टी देता, अब वो यहाँ पर पेनल्टी से भी बच जाते हैं। सो इस प्रकार जो है हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बायो जो है फ्यूल के पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम इसका कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि फ्यूल मेड इट क्लियर दैट दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं कैन बी अप्लाइड टू मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। फ्यूल कहता है कि ये जो मैंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए मैनेजमेंट्स को, ये जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में ये अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव कर पाएँ। ऑर्गेनाइजेशंस आर एट लिबर्टी टू अडॉप्ट दोज विच सूट देम मोस्ट, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को ये आज़ादी है कि वो अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो किसी भी आप जो प्रिंसिपल को स्किप करना चाहे तो वो कर सकता है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उनको अडॉप्ट कर सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझा दिए हैं। एक एक जो आपको प्रिंसिपल मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, डायग्राम के साथ समझाया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको सभी के सभी प्रिंसिपल ईजिली वे से समझ भी आ गए और आपको जो है ये याद भी हो गए। आप प्लीज़ इनको जो है नोट्स को लिख कर याद करो। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बहुत मेहनत कर रही आप लोगों के लिए, तो इसलिए जो है प्लीज़ आप मुझे भी अप्रिशिएट करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो है जल्दी से जल्दी आपको मोर वीडियोज़ जो है प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।